सबसे बड़ी और अहम तरीन खबर, कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक शहर में बारिशों के बायस मुसलसल दूसरी बार कराची में इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला किया गया है। ये अहम खबर, अहम डेवलपमेंट हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं कि कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, बताइएगा, कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं, क्या कुछ पता चल सका, क्या कोई तारीख आ सकी? देखिए, तारीख तो इलेक्शन कमीशन ने कोई नहीं बताई। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन ने कल से हैदराबाद के डिवीजन के 9 अजलाम में मुलतवी किए थे इंतखाबात, और कराची के हवाले से हतीमी रिपोर्ट तलब की थी सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से, महकमा मौसमियात से और कराची की जो इंतजामिया सूबाई हुकूमत है उनसे। वो रिपोर्ट आ जाए जिसका जायजा लिया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत होने वाले खिलाफ में, जिसके बाद फैसला किया गया कि बारिशों और शराबी सूरत हाल के पेश नजर और वोटर्स की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए जो शहर के हालात है उस हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि कराची में 28 अगस्त को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात अब नहीं होंगे। इसके लिए जो भी मुनासिब वक्त है उसका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाद में तयन करके उस हिसाब से इंतखाबात का ऐलान करेगा। फिर वक्त के लिए वोटर्स की सहूलत है उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जराये हमारे बता रहे हैं कि मद्देनजर रखा गया है कि हालात ऐसे ना हो, बारिशें अगर हो सड़कों पे और ये मुख्तलिफ इलाकों में पानी खड़ा ना हो कि लोग घरों से ना निकल सके, या पोलिंग स्टेशन की जिनके स्कूलों में कायम होते हैं वहाँ पर ऐसी सूरत हाल ना हो कि वहाँ पे इंतखाबी अमल का जो इनकाज पजीर होना है वही मुमकिन ना हो सके। ऐसे में ना लोग वोट डाल सकेंगे, ना ही वो हक़ राय दही अपना सवाल कर सकेंगे। तो इलेक्शन का जो नतीजा है उनको तस्लीम करने का भी मसला आ जाएगा। तो इलेक्शन हो के दोबारा कराने से बेहतर है कि हालात के बेहतर होने का और मौसम के बेहतर होने का इंतजार किया जाए। और इसी असनाम में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि कराची में 28 अगस्त को बल्दियाती इंतखाबात नहीं होंगे और इसके लिए मुनासिब बात का तयन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। सही, ठीक है। जुल्करनैन, ये भी बताइएगा कि सियासी जमातों से क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और अवाम का रद्द-ए-अमल इस पर क्या आ रहा है? देखिए, ये तो जो कराची की सियासी जमातें हैं अभी क्योंकि चंद लम्हे पहले ये फैसला हुआ है, जो मेन जमातें हैं पीपल्स पार्टी है, एमसीएम है, पीटीआई और दीगर जमातें हैं वो अपना रद्द-ए-अमल इसके ऊपर जारी करेंगी। लेकिन अदालतों में जब ये मामला है, जब कमीशन में आया तो सभी का ये मौक़िफ़ था कि इलेक्शन की सूरत ताख़ीर का शिकार नहीं होना चाहिए। जब हल्का बंदी का मामला डिस्कस हो रहा था, अब मौसम वाला एलिमेंट पहली बार सामने आया है जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने अब जब अदालती फैसले के बाद भी तो खुद एमसीएम की दरख्वास्त में थी हल्का बंदी के हवाले से और इलेक्शन में ताख़ीर की उनको मुस्तरद किया था। तो खुद एमसीएम के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि वो ताख़ीर नहीं चाहते इलेक्शन में। लेकिन अब मौसमी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन का ये फैसला है। अब देखना होगा कि सियासी जमातें इसके ऊपर किस अंदाज में अपना रद्द-ए-अमल देती है, वो किस हद तक इस फैसले से इत्तफाक करती हैं। अगर किसी को इत्तफाक नहीं होगा तो वो फिर जो मुतलका फोरम है, अदालती फोरम है, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सियासी जमातें इस पर किस तरह का रिएक्शन देती हैं और अगर किसी को एतराज़ होगा तो मुतालिका फोरम्स हैं वो वहाँ पर जाकर अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड करा सकते हैं। अपडेट करने के लिए शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल। यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दौरा कतर के हवाले से दोहा में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्द अल-सानी से मुलाकात की और उस मौके पर दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ हो चुका है। बिल्कुल, ये इंतहाई अहम दौरा है प्राइम मिनिस्टर का। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्द अल-सानी से ये मुलाकात हुई है। पाकिस्तान और कतर के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया गया है, जबकि मुलाकात में दो तरफ़ा और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर भी बातचीत की गई है। वज़ीर-ए-आज़म को कतर के अमीरी गार्ड्स ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया है। इंतहाई अहम दौरा है प्राइम मिनिस्टर का। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दौरे कतर के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि दोहा में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्द अल-सानी से मुलाकात की और इस मौके पर दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ पाया गया है। पाकिस्तान और कतर के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। समा के नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में तफसीलात लेंगे। उस्मान, बताइएगा इसके बारे में। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म का ये दौरा कतर इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसमें दो मुख्तलिफ किस्म के जो है मुआहदे किए जा रहे हैं और अहम मुलाकातें हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्द अल-सानी से मुलाकात हुई है, जिसमें पाकिस्तान और कतर के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। मुलाकात में दो तरफ़ा और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू की गई है और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के दौरे को इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया गया है कतर की जानिब से भी। और वज़ीर-ए-आज़म ये बताया गया है कुछ देर में दोहा में जो फीफा वर्ल्ड कप का वेन्यू है
974 اسٹیڈیم، وہاں کا بھی دورہ کروایا جائے گا اور وزیراعظم کے اسٹیڈیم کے مختلف سیکشن اور سہولیات کے حوالے سے بھی بریفنگ کی جائے گی، اور مختلف وزارتی لیول کے اوپر جو مختلف شعبوں میں تعاون ہے اس کو بڑھانے کے لیے معاہدے جو ہیں وہ بھی سائن کیے جائیں گے، اور وزیر اعظم جو ہے ان کی اہم شخصیات سے مزید ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، اس بارے آپ اپڈیٹ کرے تھے عثمان، شکریہ آپ کا۔ اپنے خلاف امریکہ پر سازش کا الزام دھرنے والے عمران خان کی امریکہ میں ہی لابنگ رنگ لانے لگی۔ عمران خان پر سنگین مقدمات بنے تو غیر ملکی میڈیا پر اپنے ہی ملک کے خلاف گھناؤنی مہم شروع کر دی۔ عمران خان کے لیے لابنگ کرنے والی امریکی فارم کی کوششوں سے سرکردہ عالمی جرائد اور نشریاتی اداروں پر یک طرفہ پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا۔ مظلوم بنانے کا ڈرامہ رچانے کے لیے اقوام متحدہ اور امریکی محکمہ خارجہ تک کو استعمال کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ جس ملک پر سازش کا الزام لگایا، اقتدار کے لیے انہی کا در کھٹکھٹایا۔ PTI نے امریکہ میں PTI کا مقدمہ بڑھانے کے لیے ایک لابنگ فرم ہائر کی ہے، اس کا نام ہے فینٹن گروپ، فاؤنڈر آف نو نیوک تحریک۔ بتائیے کہ نو نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا بانی آپ کا کیوں لابسٹ ہے امریکہ میں؟ کروڑوں روپے خرچ کر کے امریکی لابنگ فرم ہائر کرنے کا صلہ عمران خان اور تحریک انصاف کو ملنے لگا۔ امریکی فرم کی کوششوں سے پاکستان کو بدنام کرنے کی مہم شروع کر دی گئی۔ غیر ملکی میڈیا عمران خان کے حق میں یک طرفہ راگ الاپنے لگے۔ بات صرف یہیں ختم نہیں ہوئی، عمران خان کو مظلوم بنانے کا ڈرامہ رچانے کے لیے اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، مراد علی شاہ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ نہیں دیکھی جس میں ہمارے شہر، دیہات اور سڑکیں دریا کا منظر پیش کر رہی ہیں اور ہمارے لوگ محصور ہیں۔ شدید بارشوں کے باعث جو تباہی میں نے دیکھی ہے، میں اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ صوبہ سندھ کے 3 اضلاع میں سے 23 اضلاع کا میں دورہ کر چکا ہوں۔ میں اس وقت سکھر میں موجود ہوں۔ آپ کو اس چیز سے اندازہ ہوگا کہ جو اس سال بارشیں ہوئی ہیں، جولائی کے مہینے میں 350% نارمل سے زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، اور اگست کا مہینہ جو کہ ابھی پورا نہیں ہوا، اس میں اس وقت تک جو اگست میں بارشیں ہوتی ہیں اس سے 600% زیادہ بارشیں ہوئی ہیں۔ آپ کو اس چیز سے اندازہ لگانے کے لیے صرف میں کہوں کہ نوشہر و فیروز کا ہمارا ایک شہر ہے پٹیدن۔ پٹیدن میں اس سال مانسون میں 1550 ملی میٹر بارش اس وقت تک ہو چکی ہے۔ صرف 5 دنوں میں 800 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہوئی ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سال کا ایوریج 50-55 ملی میٹر سے زیادہ نہیں ہوتا۔ آپ کو اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ نقصان کس حد تک ہوا ہے۔ نہ صرف لیفٹ بینک بلکہ رائٹ بینک، ہمارا دریا، اور یہ جو آفت ہے، جو آزمائش ہے، وہ زیادہ مشکل اس لیے بھی ہے کہ 2010 میں بھی ہمارے پاس سیلاب آیا۔ 2010 میں دریا کا رائٹ ہینڈ جو سیدھے ہاتھ والا علاقہ تھا وہ سارا ڈوب گیا۔ 2011 میں پھر مانسون بارشوں کی وجہ سے ہمارا لیفٹ بینک ڈوب گیا۔ لیکن اس سال کی مانسون بارشیں پورے سندھ میں ہوئی ہیں۔ میں نے آپ کو پٹیدن کا بتایا، لیکن کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ معمول سے 600% زیادہ بارش نہیں ہوئی ہے۔ اس بارش کی وجہ سے اس وقت تک تقریباً 300 اموات ہو چکی ہیں۔ 1000 سے زائد لوگ زخمی ہیں۔ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ اپنے گھروں سے باہر ہیں۔ ہمارے صوبے میں 15 لاکھ کچے گھر دیہاتوں کے وہ پوری طریقے سے ڈیمیج ہو چکے ہیں۔ ہمارے 23 اضلاع، 101 تعلقہ اور 5718 دے اس بارش سے شدید متاثر ہوئی ہیں۔ 90% کاشتکار
अपने क्रॉप्स, अपनी काश्त को कंप्लीट तौर पे वो डैमेज हो चुकी है, जो कि 2 मिलियन एकड़ से ज़्यादा है। माल मवेशी का अंदाज़ा लगाना इस वक्त मुश्किल है, इसलिए मैं कोई नंबर आपको उस बारे में नहीं दूंगा। इसके साथ साथ दरिया के सैलाब का भी एक बड़ा रेला, जो हमारा हेवी फ्लड है, वो इस वक्त सक्खर से गुजर रहा है। तकरीबन 6 लाख क्यूसेक का रेला इस वक्त सक्खर से गुजर रहा है, और उसकी वजह से हमारे पूरे दरिया के अंदर जो रिवरन बेल्ट है, जो कच्चे का एरिया है, वो लोग भी दरिया से निकल के, अपने घरों से निकल के बंदों पे बैठे हैं। इतनी बड़ी कैटास्ट्रोफी, इतना बड़ी इमरजेंसी इस सूबे में पहले नहीं हुई। मैं जहाँ भी गया हूँ वहाँ पे सारे बुज़ुर्गों ने कहा है कि हमारी अपनी ज़िंदगी में हमने इस किस्म की बरसात, इस किस्म का सैलाब नहीं देखा। पूरा सिंध इस वक्त एक दरिया का मंजर पेश कर रहा है। इस मुश्किल वक्त में हुकूमत सिंध अपने पूरे वसाइल सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए इस्तेमाल कर रही है। हमारी प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हमारे पास तकरीबन 86,000 टेंट्स की स्टॉक में मौजूद थे, वो सब ख़त्म हो गए। इस वक्त ज़रूरत कम से कम 10 लाख टेंट्स की है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर ज़िले में जो मुतासरीन हैं, जो अपने घरों से निकले हैं, उनको पका पकाया खाना पहुंचा सकें। लेकिन इस वक्त हालत ये है कि ना गैस मुयस्सर है, ना लकड़ी मुयस्सर है, इसलिए कि वो सारी वेट हो चुकी है और उसकी वजह से उसको जलाया नहीं जा सकता। इस मुश्किल सूरत हाल में हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपने लोगों तक पहुंच सकें। जैसे मैंने आपको बताया कि ख़ुद 23 डिस्ट्रिक्ट्स में गया हूँ। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब परसों से दौरे पे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, उनकी तकलीफ़ देख रहे हैं और उसके अजाले के लिए हिदायत दे रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी साहब हर वक्त आगाह होना चाहते हैं और उन्हें बताया जा रहा है और वो हिदायत दे रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने 2010 के सैलाब में जब वो सदर पाकिस्तान थे, बड़े इफ़ेक्टिव तरीके से पूरे मुल्क में रिलीफ का काम देखा था। हम उनकी एक्सपीरियंस से, उनके तजुर्बे से भी फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस वक्त में हमें इस सूबे के सब लोगों की हिमायत हासिल हो। मैंने वफाक से भी कहा है, वज़ीर आज़म साहब कई बार मालूम कर चुके हैं, उनको हमने आगाह किया और उन्होंने पूरा वादा किया है कि इस मुश्किल वक्त में सिंध के लोगों को वो नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म साहब 3 बार उन्होंने सिंध का दौरा करना चाहा, लेकिन मौसम की वजह से वो नहीं पहुंच सके। कल भी उनका दौरे का इम्कान है, लेकिन जो इस वक्त हालात बरसात की है, मेरा नहीं ख्याल है कि वो दौरा हो सकेगा। मैं इस वक्त में चाहता हूँ कि हम एक दूसरे को संभालें। मैं अपने सिंध के तमाम भाइयों और बहनों से अपील करता हूँ कि अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अपने पड़ोसियों को, अपने लोगों को उनकी मदद करें। मैं जो मुखय्यर हजरात हैं उनसे इल्तिजा करता हूँ कि जैसे 2010 में और 2011 में आप निकले थे और आपने इस सूबे के लोगों की हुकूमत के साथ मिलकर मदद की थी, ये एक इमरजेंसी उससे ज़्यादा है। ये इमरजेंसी पूरे सूबे में है। मैं चाहूँगा कि वो भी हमारी मदद करें। मैं इसके साथ साथ दुकानदारों को और जो चीज़ें खाने पीने की हैं या इस सैलाब में टेंट्स हैं, प्लास्टिक शीट्स हैं, तरपाल है, इनके जो बेचने वाले हैं उनसे कहूँगा कि इस मुश्किल वक्त में आप कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें, आप ब्लैक मार्केटिंग ना करें। हुकूमत सख्त इक़दामात लेगी, लेकिन हम आपसे मदद चाहते हैं। अल्लाह ताला से डरें और इस वक्त में लोगों के साथ लोगों को और तकलीफ़ में ना डालें।
मैं ये चाहता हूँ कि हुकूमत के पहुँचने तक, वैसे हम हर जगह पहुँच रहे हैं, हमारा रोड नेटवर्क 2010 और 2011 से बहुत बेहतर है। 2010 और 2011 में हमें लोगों के तक पहुँचने में मसला हो रहा था, इस वक्त हम बहुत बेहतर पोजीशन में हैं, हमारे रोड्स मोस्टली एक्सेसिबल हैं। मैं चाहता हूँ कि मुखैर हजरात वहाँ लोगों तक पहुँचें और हुकूमत की शाना बशाना लोगों की खिदमत करें। मैं इसके साथ साथ अपने लोगों से भी अपील करता हूँ जो इस मुश्किल में है कि लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ना लें। इस वक्त मुश्किल है, टेंट्स हम मुहैया करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा स्टॉक ख़त्म है और हमें पूरे पाकिस्तान में कराची, लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, आप जगह का जिक्र करें, हमने हर जगह पे, हमने नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हमने बाकी सूबों से भी मदद ली है कि हमें आप टेंट्स मुहैया करके दें ताकि हम लोगों को पहुंचा सकें, ताकि उनके सर पे कोई टेम्पररी छत हो। और जैसे ही हमें मुहैया होते हैं हम सबको पहुंचाएंगे। लेकिन मैं लोगों से कहूँगा कि इस मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दें, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, अमन व अमान की सूरत हाल पैदा होने ना दें, इससे और तकालीफ बढ़ेंगी, कुछ बेहतर नहीं होगा। मैं लोगों से ये भी अपील करता हूँ कि रोडों को ब्लॉक करने की बजाय, उससे तकलीफ़ ये होती है कि आप तक इमदाद नहीं पहुँच सक रही है। आप एक जगह रोड ब्लॉक करते हैं लेकिन उसका जो असर होता है वो पूरे सूबे में हो जाता है। मैं ये भी गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा कि रोडों को खुला रखें, हम आप तक पहुँचने की पूरी कोशिश करें और हुकूमत इंशाअल्लाह ताला हर जगह पहुँचेगी। हमें इस इम्तिहान में सब्र, बहादुरी और हिम्मत की ज़रूरत है। अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन आपको अपील करता हूँ कि इस इम्तिहान की घड़ी में एक दूसरे के लिए जिएं, एक दूसरे के भाई बहन और बुज़ुर्ग बन के मदद करें। आपकी हुकूमत कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दरियाए सिंध में भी सैलाबी रेला सक्खर से गुजर रहा है। 90% से ज़ायद फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। हर शख्स अपने लिए जीता है, लेकिन अभी जो मुश्किल वक्त है उसमें कोशिश करें कि दूसरों के लिए जिएं और उनकी मदद करें। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए समा। पर इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का मुकदमा। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पुलिस की जिस्मानी रिमांड में 7 रोज तौसी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने मुल्जिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। शहबाज गिल के वकील ने इल्जाम लगाया कि उनके मौकिल को बरहना और उल्टा करके तशद्दुद किया गया। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद में मौजूद समा के नुमाइंदे आदिल तनौली से। जी आदिल, बताएगा अदालती कार्रवाई के बारे में। अजी देखें, बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में शहबाज गिल को आज 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट मलक अमान की अदालत में पेश किया गया। तो पुलिस की जानिब से 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है, जिसमें प्रोसिक्यूटर की जानिब से अदालत से इस्तदा की गई है कि मोबाइल फ़ोन बरामद करना मकसूद है, जो मोबाइल फ़ोन शहबाज गिल के इस्तेमाल में था। वकला सफाई की जानिब से आज रिमांड की मुखालफत की गई है और कहा गया है कि गुज़श्ता 16 रोज़ से मुलजिम जो है वो पुलिस के पास है। अब तक जो कुछ बरामद करना था वो बरामद कर चुके हैं। प्रोसिक्यूशन की जानिब से बताया गया है कि मुलजिम का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना है, जिसके लिए मज़ीद जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत है। गुज़श्ता 48 घंटे के लिए जब अदालत की जानिब से मुलजिम शहबाज गिल को पुलिस के हवाले किया गया था, उसकी मुकम्मल तफ्तीशी रिपोर्ट जो है वो भी अदालत में पेश की गई है। और साथ ही साथ प्रोसिक्यूटर की जानिब से अदालत को ये भी बताया गया है कि अब तक अगर शहबाज गिल पुलिस के पास मौजूद रहे हैं तो जो कुछ तफ्तीश की गई है वो भी रिपोर्ट जमा करवा दी गई है। एक गैर ममनुआ असला जो है वो भी बग़ैर लाइसेंस याफ्ता वो भी पुलिस को मिला है, उसका भी अलग से मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके अलावा एक सेटेलाइट फ़ोन और दीगर जो चीज़ें बरामद की गई हैं वो भी तफ्तीशी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाकर अदालत के सामने रखी गई हैं। अब पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना है, जिस पर जज की जानिब से इस्तफसार किया गया है कि गुज़श्ता रिमांड पर पॉलीग्राफिक टेस्ट से मुतालिक बातचीत नहीं की गई थी। सिर्फ जुडिशल मजिस्ट्रेट का जो उनका रिमांड मुअत्तल करने की इस्तदा की गई थी, उसके बाद जो है आगे 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर तफ्तीश के लिए मुलजिम शहबाज गिल को पुलिस के हवाले किया गया है। ताहम वकला सफाई की जानिब से एतराज़ भी किया गया और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इनको अभी तक ये नहीं पता कि पॉलीग्राफिक टेस्ट कहाँ से करवाना है। ये अभी भी इस्लामाबाद का कह रहे हैं, जिस पर प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया है कि गलती से इस्लामाबाद का नाम निकल आया, लाहौर से जो है वो करवाना है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया।
मुल्क भर में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। बारिशों के बायस 830 अफराद जान से गए, 93,000 से जायद मकानात तबाह हुए, जबकि 7 लाख से जायद मवेशी भी बह गए। एनडीएमए ने नुकसानात की सारी तफसीलात जारी कर दी हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे आबिद अली से। जी आबिद अली, एक तो एनडीएमए ने जो तफसीलात जारी की हैं उस हवाले से बताएं, दूसरा रिलीफ के हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं वो भी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो एनडीएमए ने अपनी लेटेस्ट जो आदात शुमार जारी किए हैं उसके मुताबिक इस वक्त जो बारिशों से 830 हलाक हो चुके हैं, जबकि 1348 अफराद इसमें जख्मी भी हुए हैं। सबसे ज्यादा जो हलाकतें हैं वो सिंध में 239, जबकि बलूचिस्तान में 225 और पंजाब में 151, खैबर पख्तूनख्वा में 168 अमवात हो चुकी हैं इससे, जबकि आजाद कश्मीर में 37, गिलगित बल्तिस्तान में 9, जबकि एक हलाकत इस्लामाबाद में भी वाक़ हुई है। जबकि 2886 किलोमीटर सड़कें और 129 पुल भी इसमें तबाह हुए हैं। 93,775 घरों को नुकसान पहुंचा है, जबकि 7,07,388 जानवर भी इस सैलाब में बैठ चुके हैं, जबकि इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं और वक्फे वक्फे से एनडीएमए इसके लिए इमदादी जो सामान है वो मुख्तलिफ सूबों को भेज रहा है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। सिंध में नई बारिशों के बाद सैलाब ज़दगान की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। कई आशियाने तबाह और ज़रई ज़मीनें पानी की नजर हो गई। बेशतर इलाकों में खुराक की किल्लत पैदा हो गई है। लोगों की महफूज मकामात पर नकल मकानी जारी है। सैलाब ज़दा सिंध में बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो गया। कई इलाके ज़ेर-ए-आब, इमदादी सरगर्मियां भी मुतासिर। कंदकोट में छत और दीवारें गिरने के वाकयात में 5 अफराद जान से गए। नवाब शाह के गांव ठल मल्ला और रहीम बख्श जतोई भी पानी में डूब गए। मुतादिद कच्चे मकानात गिर गए। लोग बचा कुचा सामान लेकर नकल मकानी पर मजबूर हैं। खैरपुर में मंजूर वसान का आबाई गांव भी डूब गया। हंडियारी, रसूलपुर और तारकों में खुराक की किल्लत पैदा हो गई है। सखर पन्नू आकल में सेम नाले में 300 फीट गहरा शिगाफ पड़ने से हजारों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब आ गई है। 200 से ज्यादा देहात भी मुतासिर हुए हैं। सांगढ़ में भी वक्फे वक्फे से बारिश जारी है, जिसके बाद खुश्क सड़कें दोबारा ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। नौशहर फिरोज में भी लोगों ने माल मवेशियों के हमरा महफूज मकामात पर नकल मकानी शुरू कर दी है। दादू में रात गए मूसलाधार बारिशों के बाद कच्ची आबादी शदीद मुतासिर हुई है। म्यूनिसिपल कमेटी का अमला भी गायब है। मेहड़ और सेहवन में सैलाब मुतासिरीन की जानिब से एहतजाज भी किया गया। हैदराबाद और ठट्टा शहर में भी बारिश के बाद सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया है, जिससे लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। सूबे सिंध में काजी अहमद से दौड़ जाने वाली पूरी सड़क पर 4 से 6 फुट पानी आ गया। सड़क पूरी तरह डूब जाने के सबब रास्ते बंद हैं। इतराफ के 100 से ज्यादा गांव के मकीन परेशानी का शिकार है और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। वहां लोग किस सूरत हाल से दो चार हैं, ये जानते समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। जी संजय, क्या सूरत हाल है, अपडेट कीजिए। नवाबशाह जिले को बारिशों ने डुबो दिया है। शदीद तूफानी बारिशों के बाद नवाबशाह का काफी बुरा हाल है। काजी अहमद और डोर को मिलाने वाली जो मेन मरकजी सड़क है वो पानी में डूब गई है और सड़क पर 4 फीट 5 फीट 8 फीट पानी मौजूद है। मेरा कैमरामैन जिशान अली आपको दिखाए तो मैं इस वक्त जमाल शाह रोड पर मौजूद हूँ। ये पूरी रोड अगर आप देखेंगे, जहाँ तक आपकी नजर पड़ेगी, ये पूरी रोड खत्म हो चुकी है। यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं गुजर सकती। हम अपनी गाड़ी से आगे जाना चाहते थे तो यहाँ पर मकामी लोगों ने हमें मना किया कि आगे ना जाएं, आगे 6 फीट 8 फीट पानी है। तो काजी अहमद और डोर का जो जमीनी राब्ता है वो मुनक़िता हुआ है और यहाँ पर इंतजामिया नहीं है। पानी निकालने के लिए कोई नहीं है। लोग अपनी मदद आपके तहत कोशिश कर रहे हैं कि महफूज मकाम पर जाएं। बारिश में ये मुतासिर है। नवाबशाह में रात से बारिश का सिलसिला जारी है। जो रात 1 बजे शदीद बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है वो अब तक नहीं थमा। अब तक बारिशें हो रही है और ये लोग दरख्वास्त कर रहे हैं, अब तो ये अल्लाह से भी ये गुजारिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि बारिश बंद हो जाए, क्योंकि इंतजामिया कहीं नहीं है। हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।
मंसूबा था और है। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, ये मंसूबा इसलिए अहम है कि आज हम जो बिजली बना रहे हैं उसमें अज़ाब इमरानी की नालायकी की वजह से पाकिस्तान में जब भी बिजली की तलब बढ़ती है तो हमें फर्नेस ऑयल और डीजल का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो इंतहाई महंगा है और सार्फिन के लिए तकलीफ दे है। लेकिन 2018 से 22 के दरमियान जो ना ही कोई सोलर के ऊपर पेशरफ्त हुई, ना विंड पर पेशरफ्त हुई, ना थरकोल पर पेशरफ्त हुई, जो चश्मा 5 का न्यूक्लियर प्लांट लगना था उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। और आज भी ये जो जून में फ्यूल प्राइस सरचार्ज है वो वही लेगेसी है, अज़ाब इमरानी का तसलसल है जो अभी तक कायम है। और इस हुकूमत के सामने जो मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़ियादत में 10 जमातों पर मुश्तमिल वसीउल बुनियाद हुकूमत है। हमारा चैलेंज यही है कि हमें, जिस तरह मैंने कहा कि हेस्को में जाके भी हमने यही कि बिजली की फरामी और सस्ती बिजली की फरामी, इन दोनों को यकीनी बनाना है। और उसी के लिए जो है इंशाअल्लाह वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिजली के बिलों में जून के फ्यूल एडजस्टमेंट लग कर आए हैं। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।